नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी ने किया यूपी, पंजाब और गुजरात में प्रभारियों के नाम का ऐलान। विनोद तावड़े को यूपी बीजेपी की कमान, पंजाब में सतीश पुनिया और गुजरात में तरुण चुग को जिम्मेदारी। स्वतंत्रता दिवस के आसपास होने वाली संभावित आतंकी साजिश को जांच एजेंसियों ने किया नाकाम। सुरक्षा एजेंसियों के एसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई। 14 राज्यों से 253 संदिग्ध हिरासत में, 80 एफआईआर। शाह ने दी बड़ी जानकारी। खड़गे के कार्यक्रम में वंदे मातरम का अपमान, बस 2 पैराग्राफ गाकर चलते बने सारे नेताजी। बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा तो खड़गे ने कहा, हमने वही वंदे मातरम गाया जो गांधी और वाजपेयी ने गाया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की आई फाइनल रिपोर्ट। चंपत राय और अनिल मिश्रा को एसआईटी की क्लीन चिट, जांच में नहीं मिली संलिप्तता। रिपोर्ट पर सपा ने उठाए सवाल। ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली की तारीफ करते हुए अमेरिका में मतदाता पहचान अनिवार्य करने की वकालत की। कांग्रेस को लग गई मिर्ची। पवन खेड़ा बोले, ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाइए। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बीजेपी के बड़े फैसलों की। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम की घोषणा के बाद राज्यों के संगठन प्रभारियों का भी ऐलान किया गया है। बिहार चुनाव जिताने वाले विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। पंजाब की जिम्मेदारी सतीश पुनिया को दी गई है। गुजरात का जिम्मा तरुण चुग को सौंपा गया है। इन तीनों राज्यों में अगले साल चुनाव है। इन तीनों ही राज्यों में बनाए गए प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद भी है और उनके पास गहरी संज्ञानात्मक क्षमता भी रही है। चुनाव के लिहाज से ये सारे नामों का चयन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सर, चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में जिन जिन नामों की घोषणा हुई है वो नो डाउट बहुत महत्वपूर्ण है। किस रणनीति के तहत इन नामों का ऐलान हुआ है? देखिए, नाम के बाद तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ गई होगी और कांग्रेस की भी नींद उड़ गई होगी और साथ ही साथ अखिलेश यादव की भी, क्योंकि पुनिया साहब जो पंजाब के इंचार्ज बने हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खतरनाक है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जितनी भी सीटें इनको दी चुनाव मैनेज करने के लिए, हर जगह 100% स्ट्राइक रेट है इनका। इतने खतरनाक व्यक्ति हैं। अब पंजाब में वो जाएंगे। अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे सरकार बनाने के लायक हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बड़ा फैसला। लेकिन तमाम विधानसभा चुनावों का जो निचोड़ होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट विधानसभा चुनाव है, वो उत्तर प्रदेश का। और यहाँ तावड़े साहब को वहाँ पे भेजा गया है। विनोद तावड़े बहुत जबरदस्त संगठन के व्यक्ति हैं। महाराष्ट्र में ये मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो गई, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा लगा कि उनकी राजनीतिक करियर जो है वो बिल्कुल खत्म। आप देखिए, यूपी का इंचार्ज बनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मसला माना जाता है भारतीय जनता पार्टी में। जब अध्यक्ष बनने वाले थे अमित शाह, उससे पहले वो क्या थे? यूपी के इंचार्ज थे। 2014 में अमित शाह यूपी के इंचार्ज हुआ करते थे। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी तावड़े साहब को दी गई है और बहुत ही करेक्टली दी गई है, क्योंकि इन लोगों के पास संगठनात्मक क्षमता वो बहुत बेहतरीन है। जी, तो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मिशन मोड ऑन हो गया है। तो वहीं आतंकवाद पर मोदी सरकार ने फिर कड़ा प्रहार किया है। सरकार ने जानकारी दी है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले विघटनकारी हमलों की योजना को नाकाम करते हुए 14 राज्यों में 80 एफआईआर के सिलसिले में 250 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ की गई है। गृह मंत्रालय के एक बयान के अनुसार कार्रवाई के दौरान आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मार्किंग वाले ग्रेनेड, पिस्टल, जिंदा कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे सीसीटीवी कैमरे सहित कई बड़ी मात्रा में सामान बरामद किया गया है। एजेंसियों ने स्वतंत्रता दिवस के आसपास होने वाली संभावित आतंकी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया है। सर, बहुत बड़ी सफलता तो है ये एजेंसी की, लेकिन क्या साजिश थी इनकी? देखिए, 62 ठिकानों पे 14 राज्यों में
एक साथ बॉम्ब ब्लास्ट करने की तैयारी थी। 253 लोग पकड़े गए हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि अमित शाह क्यों देर रात तक पार्लियामेंट के ऑफिस में बैठे रहते थे, क्यों बार बार अजीत डोभाल साहब पार्लियामेंट में आईबी के चीफ, रॉ के चीफ के साथ बैठ के वहां अमित शाह के यहां मीटिंग पे मीटिंग चला करती थी, और क्यों ये लग रहा था कुछ लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी ये जो कॉकरोचों का जो आंदोलन हुआ उसके बाद से बैकफुट पे क्यों है? क्योंकि ये सारी चीजें समांतर, क्योंकि ये सारी चीजें पैरेलल चल रही थी। इतना बड़ा खतरा, और ये खतरा ऐसा कि इसे तो कोई बता नहीं सकता, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जा सकता। और ये आप समझिए कि किस तरीके से 8-8 लोग पंजाब में पकड़े गए, और वहां के जो कमिश्नर अमृतसर के भुल्लर साहब, उन्होंने कैच किया, उनको पकड़ा, और आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनको वहां से ट्रांसफर कर दिया। आप इस चीज को समझिए कि किस तरीके से बंगाल में लोग पकड़े जा रहे हैं, और ये प्लान में जो उनके व्हाट्सएप चैट और कम्युनिकेशन लिंक्स जो मिले कि पुलिस की वर्दी पहन करके जंतर मंतर में घुस जाओ। ये बताया जा रहा है कि 20 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक पूरे देश को लहूलुहान करने की साजिश थी। ये आईएसआई का पूरा प्लान था। तो कितने सारे स्लीपर सेल्स जो हैं वो घूम रहे हैं, कितने सारे आतंकी पकड़े जा रहे हैं, और एक साथ 12 तारीख से ये ऑपरेशन चल रहा है। किसी को कानो कान तक खबर नहीं हुई। 14 राज्यों में आपने 253 आतंकवादियों को पकड़ लिया है। अब इससे और भी तार जो है लोगों से जुड़ेंगे, और भी लोगों को पकड़ा जाएगा। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की तरफ से इतनी बड़ी साजिश, और हिंदुस्तान में कॉकरोचों का आंदोलन, और पार्लियामेंट में विपक्ष का बवाल, ये सब लिंक्ड हैं या ये कोई कोइंसिडेंस है? अगर कोइंसिडेंस है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये सारी चीजें सरकार को गिराने के लिए, क्योंकि बहुत सारे विपक्ष के नेता ये कह रहे थे सरकार गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे, ये अपने आप में एक बहुत सोचने वाली बात है, और ये तहकीकात इसके ऊपर जरूर होनी चाहिए। जी, तो स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान समर्थित शहजाद भट्टी गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी, जिसकी जानकारी अब सामने आई है। तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से वंदे मातरम का अपमान किया है। दरअसल गोवा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती 2 अंतरे ही गाए गए, जिसको लेकर बवाल काफी ज्यादा गहरा गया है। बीजेपी ने कांग्रेस को जबरदस्त घेरा है, तो वहीं खड़गे ने बवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैंने वही वंदे मातरम गाया था जो महात्मा गांधी ने गाया था, यही वंदे मातरम नेहरू और यही वंदे मातरम सरदार पटेल ने भी गाया था। उन्होंने कहा कि वाजपेयी सरकार के कार्यकाल को भी मिला ले तो ये सरकार भी 18 साल यही गाती रही, इसलिए बीजेपी हमें वंदे मातरम पर ज्ञान नहीं दे सकती। सर, एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम का अपमान किया है। तो खड़गे साहब को किसी ने बताया नहीं कि गांधी जी के समय, नेहरू के समय, पटेल के समय, वाजपेयी के समय संसद से यह कानून पास नहीं हुआ था कि इसको पूरा गाना है, और इसका महत्व राष्ट्रगान, नेशनल एंथम, जनगण मन के तरह ही होगा। यह कानून पास हुआ ना, जब कानून बन गया तो आप कानून तोड़ने वाले होते कौन है? बस इसलिए कि सोनिया गांधी को ऑब्जेक्शन है कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। ये देश विपक्षियों की राजनीति की वजह से फिर से एक बंटवारे की ओर जा रहा है। यह बताना भूल गए कि वंदे मातरम पहले पूरा गाया जाता था, लेकिन 1939 में जब मुस्लिम लीग ने विरोध किया, जिन्ना ने कहा, चिट्ठी लिख करके नेहरू को कहा कि यह हम पूरा नहीं गा सकते। आप मुस्लिम लीग के दबाव में आपने कॉम्प्रोमाइज किया। अभी भी कांग्रेस पार्टी की सरकार मुस्लिम लीग के साथ केरल में सरकार में है, उसका दबाव है, और ये दबाव को नेहरू ने, गांधी ने, पटेल ने उसको रेसिस्ट नहीं किया।
तो क्या हुआ? कुछ सालों के बाद इस देश का बंटवारा हो गया। ये बंटवारे की राजनीति की शुरुआत है। कांग्रेस पार्टी को ये बात समझ में नहीं आ रही। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। अयोध्या चढ़ावा चोरी में उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी है। ये रिपोर्ट उस 3 सदस्यीय एसआईटी ने तैयार की है जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप से पहले ट्रस्ट के अनुरोध पर राज्य सरकार ने 13 जून को किया था। इस रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं है, दोनों को क्लीन चिट दे दी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित एसआईटी की जांच अभी भी चल रही है। तो वहीं एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट के बाद सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने योगी सरकार पर हमला बोला है। अवधेश प्रसाद ने कहा है कि सरकार भले ही अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर ले, लेकिन ये चोरी किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के दरबार की है। सर, अभी तो एसआईटी की जांच चल रही है, ये रिपोर्ट पहले एसआईटी की तरफ से आई है, लेकिन सपा के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, सपा के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट ऑथेंटिक रिपोर्ट है जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अभी आप कह रहे हो कि भाई सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एसआईटी बनाई गई है उसमें भी इन दोनों को क्लीन चिट मिल जाता है, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप क्या कहोगे? आपकी राजनीति खत्म हो गई। ये चढ़ावा चोरी के ऊपर जो 2 महीने आपने बर्बाद किए, उसकी वजह से इनके पेट में दर्द हो रहा है कि हम तो एक ऐसे मुद्दे के ऊपर समय बर्बाद करते रहे जिससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा। कारण यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईटी बना करके फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट इस पूरे चीज का करवा रही है, तो अचानक से आपको राजनीति समझ में आ रही है। अखिलेश यादव हो या अवधेश प्रसाद हो, ये चंदा चोरी का मसला इनके लिए बहुत ज्यादा घातक होने जा रहा है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली की तारीफ करते हुए अमेरिका में मतदान के लिए वैध फोटो पहचान पत्र अनिवार्य करने की वकालत की है। ट्रंप ने कहा कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी चुनाव में वैध फोटो पहचान पत्र की अनिवार्यता नहीं होने पर सवाल उठाया था। अब ट्रंप ने भारत के चुनाव आयोग की व्यवस्था की तारीफ क्या की? कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। कांग्रेस आपे से बाहर हो गई है। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया के जरिए डोनाल्ड ट्रंप से यहां तक कह दिया कि वो हमेशा के लिए सीआईसी ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाए। सर, क्या दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है ज्ञानेश कुमार को अमेरिका भेज दो। अच्छा, तो राहुल गांधी को भी अमेरिका भेज देना चाहिए, क्योंकि जब ट्रंप कहते हैं कि इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, तो राहुल गांधी कहते हैं डेड इकोनॉमी। जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नहीं 12 फाइटर प्लेन जो है हिंदुस्तान के गिर गए, आप भी कहते हो कि हाँ गिर गए। तो जब ट्रंप के साथ सुर में सुर मिलाना होता है तो राहुल गांधी के आप जो है चरण वंदना में लगे रहते हैं खेरा साहब। तब कहते हैं कि ट्रंप बहुत बढ़िया बात है, ट्रंप ने कितनी बार कह दिया कि कितने सारे विमान गिर गए। और जो ट्रंप किसी और चीज के बारे में बातचीत कहता है तो आप कहते हो कि भाई लेकर के चले जाओ, भाई दोनों को लेकर चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश जो है किसी ज्ञानेश कुमार की वजह से या राहुल गांधी की वजह से एग्जिस्ट नहीं करता। किस चीज के लिए एग्जिस्ट करता है हिंदुस्तान एग्जिस्ट करता है अपनी डेमोक्रेसी के लिए। वही डेमोक्रेसी जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी और उसके चट्टे बट्टे इंक्लूडिंग राहुल गांधी दुनिया भर में जाकर के आप प्रचार करते हो कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान का इलेक्शन सिस्टम तो बहुत बेहतरीन है, और ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से हिंदुस्तान के चुनावी प्रक्रिया का पूरी दुनिया फैन है। ये बड़े इनके करीबी हैं कुरैशी साहब। सोनिया गांधी ने सीईसी बनाया था, कभी उनके लिखे हुए आर्टिकल्स को पढ़िए। पूरी दुनिया में वो घूम घूम कर कैसे चुनाव कराया जाता है, हिंदुस्तान का कितना सटीक और सॉलिड मॉडल है, वो घूम घूम के पूरी दुनिया को ज्ञान देते हैं। तब आपको समझ में नहीं आता है, तब आप कहो कि भाई ले जाओ इनको नेपाल भेज दो। तब आप ये नहीं कहोगे। देखिए समस्या क्या है कांग्रेस पार्टी की, कि हिंदुस्तान की तारीफ जहां कहीं भी होती है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की तारीफ जहां कहीं भी होती है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के योग, यहाँ के धर्म के बारे में दुनिया में कहीं भी जब बड़ाई होती है, इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। और ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो साफ साफ
नजर आता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।